बेटा चैप्टर का नाम है मार्केट इक्विलिब्रियम। इसका दूसरा नाम क्या होता है, मैंने आपको कल ही परसों के लेक्चर में कम बच्चे आए थे, हमने एक ओवरव्यू लेक्चर किया था, वो डाल दिया आप पे, इसमें आपको चैप्टर का पूरा ओवरव्यू दिया था कि चैप्टर में टॉपिक क्या क्या है। आज उसमें से पहला टॉपिक जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही एक आएगा। इसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। क्या नाम है इसका? डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो हमने प्राइस डिटरमाइन करना है कि मार्केट में, हमने कल पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ी थी। तो परफेक्ट कंपटीशन में बायर और सेलर में से प्राइस टेकर होता है, प्राइस मेकर होता है। सेलर प्राइस टेकर होता है, उसको मार्केट में से प्राइस मिलता है, और बायर भी प्राइस जो मार्केट में प्रिवेल कर रहा है उसी पे बाइंग करती है। तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है, ये उस चीज़ का चैप्टर है। आप बेचने वाले सेलर हो, आप खरीदने वाले बायर हो। तो हम बायर कहते हैं कि जितने की मार्केट में चीज़ मिल रही है उतने की खरीद के लाएगा। सेलर कहते हैं जितने की मार्केट में बिकती है मैं उतने की बेच के आऊँगा। तो मार्केट में प्राइस डिटरमाइन किन फोर्सेस से होता है, ये उस चीज़ का चैप्टर है। ठीक है, तो इसको कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। नाउ इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट। क्या होता है इक्विलिब्रियम? एक स्टेट है, ध्यान से समझो। इट इज़ अ रैशनल स्टेज जो हर एक बिजनेसमैन अचीव करना चाहेगा, हर एक बायर अचीव करना चाहेगा, हर एक सेलर अचीव करना चाहेगा। हम जो चाहते हैं वो होना है रैशनल, मतलब जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है, उस स्टेज को इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ठीक है, बट इक्विलिब्रियम एक स्टैटिक चीज़ नहीं है, एक डायनामिक चीज़ है। हम जैसे कहते हैं प्राइस डिटरमाइन करना है, प्राइस डिटरमाइन करने के लिए हमें डिमांड और सप्लाई को इक्वल करना पड़ता है। किसको इक्वल करना पड़ता है? डिमांड एंड सप्लाई को। डिमांड फॉर द गुड्स, उसके क्या डिटर्मिनेंट्स है, चैप्टर नंबर 3-4 याद कर लो। ठीक है, फैक्टर्स इफेक्टिव डिमांड, चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, लॉ ऑफ डिमांड, वो सारा कुछ। ठीक है, सप्लाई के क्या फैक्टर्स थे? लॉ ऑफ सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, वो सारे फैक्टर्स। तो हियर इट इज अ सिचुएशन व्हेन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। इसको रिप्रेजेंट किया हुआ डिमांड मतलब डी एक्स, एक्स मतलब क्या हुआ? कमोडिटी, उसका नाम टी, कॉफी, रबड़, कुछ भी लिख सकते हो। एंड एस एक्स का मतलब क्या हुआ? सप्लाई। जब किसी कमोडिटी की डिमांड और उसकी सप्लाई बराबर होगी तभी उसका प्राइस डिटरमाइन होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक ए पर्सन है, वो चाहता है मैं चीज़ 100 रुपये में बाय करूं। बी पर्सन है, वो चाहता है मैं 102 रुपये में सेल करूं। क्या ये काम होगा? क्या ये एग्जीक्यूशन होगी? तो या तो इसको कुछ पैसे ज़्यादा पे करने पड़ेंगे या इसको कुछ पैसे कम करने पड़ेंगे। दे कैन बी मल्टीपल सिनारियोस। ए मान जाए कि मैं 102 पे बाय कर लूँगा, बी मान जाए मैं 100 पे सेल कर लूँगा, दोनों मिलके कॉमन नेगोशिएशन करके 101 पर सेट कर लें। कमल, ये जो डिफरेंस है 100 और 102 का, इसको क्या कहते हैं? बायर की इंटेंशन टू बाय, सेलर की इंटेंशन टू सेल। उस प्राइस में जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं? देखो पता होगा, बाकियों को नहीं। आज ही बताया था को सुबह? नहीं बेटा, देखो इसको कहते हैं स्प्रेड। क्या कहते हैं इसको? स्प्रेड। ठीक है ना? स्प्रेड इज दैट एरिया जहां पे बायर और सेलर मीट नहीं करते पर उनके बीच में एक गैप है। उस गैप को फुलफिल करने में फिर इंटरमीडिएटर्स आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? लेट्स से मैं सेलर हूँ, मुझे पता है बायर 100 पे बैठा है, या मैं एक ट्रेडर हूँ, नया आ गया, मुझे पता है एक फैक्ट्री वाला 102 रुपये में चीज़ बेचने को तैयार बैठा है, खरीदने वाले 100 पे बैठे हैं। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट कैसे वर्क करती है? नए बायर्स, नए सेलर्स आ जाएंगे। एक ट्रेडर मार्केट में एंटर हुआ, ठीक है, वो सेलर के पास गया, कहता है सर आप ऐसे करो, अब 102 की बेच रहे हो ना, मैं आपसे इकट्ठा सामान उठाता हूँ, मैं डीलिंग करता हूँ, मैं कस्टमर्स को जितने मर्जी का दूँ, आप मुझे 101 में दे दो या 101.50 में दे दो, एग्जाम्पल। उसने दे दिया, फिर वो बायर के पास भी जाएगा। एजेंट ये काम करते हैं। कौन ये काम करते हैं? वो कन्विंस करते हैं बायर्स को और सेलर्स को। इसने इससे 0.5 बढ़ा लिया, इससे 0.5 कम करवा लिया, उस स्प्रेड में अपनी गेम की और ट्रांजैक्शन कर ली। इसको, इससे कितने पैसे लिए? 100.5। इससे कितने लिए? इसको कितने देने? 101.5। ठीक है ना? तो बेसिकली जब ये स्प्रेड जब तक रहेगा तब तक मार्केट में नए प्लेयर आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ठीक है, एग्जीक्यूशन इक्विलिब्रियम कब आएगा? इक्विलिब्रियम तब आएगा जब बायर सेलर ने एक प्राइस के ऊपर एग्जीक्यूशन कर ली, लेट्स से 101 पे कर ली। ठीक है ना? तो मेरे कहने का मतलब है जब तो बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस में गैप है, ठीक है, उस टाइम पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स या एक्स्ट्रा लॉसेस है या नॉन एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन है कि काम हो नहीं रहा। तो उस सिचुएशन में नए लोग आएंगे बिजनेस में या बिजनेस में से जाएंगे। ठीक है, जब
इक्विलिब्रियम स्टेज आएगी, वो कब आएगी? जब बायर और सेलर एग्जैक्टली जितनी डिमांड कर रहे हैं उतनी ही सप्लाई कर रही है, ठीक है। अगर बायर कहता है मुझे 100 चीज़ें बाय करनी है, 10 चीज़ें बाय करनी है, तो सप्लायर भी कहता है मुझे 10 चीज़ें करनी है। दिस इज डिमांड एज अ कॉमोडिटी फॉर एक्स, सप्लाई एज अ कॉमोडिटी फॉर एक्स, ठीक है ना। आप एक दुकान पे गए, घर पे आपके 10 गेस्ट आ गए, छोटे बच्चे आ गए फॉर एग्जांपल, आपने कहा सबको चॉकलेट लेके देते हैं। अब दुकानदार के पास गए, आपने कहा 10 चॉकलेट दे दो, सब एक जैसी दे दो, ठीक है ना। वो कहता है सर मेरे पास एक जैसी 10 है ही नहीं है, कोई 8 है, कोई 7 है, कोई 9 है। आप कहते हो ये तो पंगा पड़ जाएगा बच्चों में, तो आप लेके नहीं जाते। आप कहते हो कोई ऐसी चीज़ दे दो जो कॉमन 10 में है। तो इसका मतलब डिमांड के डिटर्मिनेंट्स बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट्स वो जो हमने पढ़े थे वही रोल प्ले कर रहे हैं। सप्लायर के डिटर्मिनेंट्स वही हैं। वो सप्लायर कहते हैं सर आप 5 मिनट रुको, मैं आपको अभी से दे देता हूँ। वो चाहे 7 अपनी दुकान से 3 साथ वाली से खरीदे, अपने गोडाउन से लाए, जो मर्जी करे, वो अपने साथ बेचने में तो इंटेंशनल है ना। तो इस चैप्टर में ये पढ़ रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कब रीच होता है। इक्विलिब्रियम रीच होने का मतलब क्या है कि ऐसी क्वांटिटी जिस पे बायर भी खरीदना चाहता है और सेलर भी बेचना चाहता है, ठीक है। तो डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, सप्लाई फॉर कमोडिटी के। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि मार्केट इक्विलिब्रियम कौन सा है, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, जिनके कारण ये काम हुआ। अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेंट बाय फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। डिमांड के चैप्टर में आपको याद हो आपने 2 चीजें पढ़ी थी, इंडिविजुअल डिमांड और एक डिमांड। क्या फर्क होता है ओजस उसमें, मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड में? तालिन क्या डिफरेंस है इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में? सर इंडिविजुअल डिमांड जो एक सिंगल पर्सन की डिमांड है, बिल्कुल मार्केट डिमांड जो सर पूरी पब्लिक या ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है। मल्टीपल लोगों की जो डिमांड्स को क्लब कर देते हैं, A+B कर देते हैं, C कर देते हैं, इंटू N कर देते हैं। अगर तुम कमरे में बैठे हो, एक बच्चा कहता है सर नहीं मुझे ये चैप्टर करवा दो, दूसरा कहता है ये करो, तीसरा, मैं सबको क्लब करके उसका एक सिस्टम बनाऊंगा तो वो मार्केट डिमांड होगी ना, वो क्लासरूम होगी। तो ऐसे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई के सोचना, इंडिविजुअल डिमांड के बारे में सोचना नहीं है। इतना क्लियर है? सबको मीनिंग आ गया समझ? ठीक है। आप लोग डायग्राम प्रैक्टिस करोगे, बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये एक डायग्राम है, मार्केट सप्लाई क्या होता है ये भी आपको वैसे पढ़ा हुआ है। इट रेफर्स टू टोटल सप्लाई, ठीक है, ऑफ कमोडिटी बाय ऑल द फर्म्स इन द मार्केट। ऑल द वर्ड जो लिखना है, जब भी आप क्वेश्चन पेपर में भी आंसर लिखोगे ऑल फर्म्स को अंडरलाइन कर देना। जो की वर्ड्स होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जो मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, कंसेप्ट के बारे में बता रहे हैं, उनको क्या करना होता है, अंडरलाइन करना होता है, ठीक है। मार्केट डिमांड रेफर्स टू सम टोटल ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी बाय ऑल द बायर्स। तो ऑल वर्ड लिखना जरूरी है, ठीक है। मार्केट इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू, ना ही वो ग्रेटर देन है ना ही वो लेस देन है। जब वो एग्जैक्टली मैच करती है 10 × 10, वो ये 10 है, ये 12 है, ये 10 है, ये 8 है, ऐसे नहीं होगा। उल्टा लिख दिया मैंने वैसे, 8 और 12, ठीक है। ग्रेटर देन लेस देन साइंस तो समझते हो ना, मैथ्स भी पढ़ते हो आप लोग काफ़ी बच्चे, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्केट इक्विलिब्रियम कब स्ट्रक होता है, ठीक है। फिर इसमें हम एक ये डायग्राम पे आते हैं, इसको समझते हैं। ये डायग्राम सबने बनाई बेटा, आप सब बच्चों ने। डिमांड कर्व बना के आए हो, याद है डिमांड कर्व कैसे बनता था? अच्छा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड? प्राइस में अगर इंक्रीज आता है तो क्वांटिटी डिमांडेड को क्या होता है बताओ? डिक्रीज। कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स। प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। इसलिए जो डिमांड कर्व होता है हमेशा हमारा कौन सा होता है? इनवर्ड, नीचे को जाता है, क्योंकि प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। इस एक्सिस पे क्या आता है? प्राइस। इस एक्सिस पे क्या आता है? क्वांटिटी डिमांड। ये तो क्लियर है सबको? इस तरह से सप्लाई कर्व है। अगर प्राइस बढ़े, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से था? ये था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायर, कंज्यूमर, ठीक है। और सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्राइस बढ़ेगा तो वो क्या करना चाहेगा? सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड क्या करना चाहेगा? ज़्यादा बेचना चाहेगा, कम बेचना चाहेगा? कम बेचेगा, कि मेरे को पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, मैं कम काम करूं, ठीक है। तन में आया समझ? ज़्यादा प्राइस कम होगा तो कम बेचना चाहेगा। इसको कौन सा रिलेशनशिप कहते हैं? डायरेक्ट रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो इसकी डायग्राम कैसे बन जाती थी? इस तरह से। सप्लाई का चैप्टर
आज मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, अपने जो कमिंग टेस्ट है उसमें आप प्रोडक्शन का चैप्टर, कॉस्ट का चैप्टर, सप्लाई का चैप्टर, ये 2 चैप्टर, ये 5-6 चैप्टर जो नए किए हैं पिछले 3-4 महीनों में, उनको ज़्यादा करो। पुराने तो बहुत बार किए, उनके बहुत सारे टेस्ट भी दिए, समझ लो मेरी बात, ठीक है। अब इन दोनों डायग्राम्स को क्लब किया गया यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है हमारा A to D, क्या है, कौन सा कर्व है, डिमांड। ये कौन सा कर्व है, डिमांड कर्व। और ये कौन सा कर्व है, सप्लाई कर्व। जहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं इसको हम क्या कह रहे हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये समझ लगी। अब इस सिचुएशन में, ठीक है, डिमांड पीछे है, सप्लाई आगे है, तो इस एरिया को हम सारे को क्या कहेंगे, एक्सेस सप्लाई। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, लेट से 12 यूनिट्स है, पर डिमांड कितनी है, लेट से 8 यूनिट्स है, तो 12 इज ग्रेटर देन 8 है। इसको क्वांटिटी के साथ अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो डिमांड पीछे है ना बेटा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो आप लोगों को एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड क्या होता है ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट डू मीन बाय एक्सेस सप्लाई 3 मार्क्स में, व्हाट डू मीन बाय एक्सेस डिमांड 3 मार्क्स में। तो डायग्राम ये वाला बना के जौन सी चीज पूछी गई उस एरिया को शेड कर देना, आपने हल्का सा मतलब मार्क कर देना। यहाँ पे देखो सप्लाई पीछे है और डिमांड आगे है, तो ये कौन सा एरिया बन गया, एक्सेस डिमांड का बन गया, ठीक है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले डायग्राम सबने यही बनाया बेटा, एक्सेस सप्लाई मिल गया। क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच मार्केट सप्लाई कमोडिटी इज मोर देन मार्केट डिमांड। क्या ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है। सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई अराइजेस व्हेन मार्केट प्राइस इज मोर देन इक्विलिब्रियम प्राइस। यहाँ ऊपर डायग्राम में देखो बेटा ध्यान से, आपका ये जो प्राइस था, अगर किसी ने यहाँ पे गुड्स खरीदने हैं, सप्लाई अगर यहाँ पे है तो उसको डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे जो प्राइस 3 रुपीज़ है, अगर यहाँ पे सप्लाई होगा तो कितने रुपीज़ पे होगा, 5 रुपये पे होगा। तो एक्सेस सप्लाई के केसेस में और एक्सेस डिमांड के केसेस में प्राइस में क्या इफेक्ट आता है ये भी समझ आना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछो। यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक आया समझ, देवेश क्लियर है। अब इसमें देखो, इन द above टेबल एक्सेस सप्लाई occurs at ₹5 और एक्सेस डिमांड occurs at ₹1। अब डायग्राम में देखो आप ध्यान से, ये 5 रुपये पे क्या है, हमारी सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। इस पॉइंट को देखो, ये वाले पॉइंट को 5 को, ठीक है। और ये वाला पॉइंट 1 वाला देखो, इस पे क्या है, हमारी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो डिमांड और सप्लाई दोनों को इकट्ठे पढ़ना है, लेकिन एक चीज़ तो पक्का आएगी पेपर में, ठीक है। चलो ठीक है, एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं, समझ आ जाएगा। एक तो आपको क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, लिख लो व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट इक्विलिब्रियम, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट इक्विलिब्रियम। हाउ प्राइस इज डिटरमाइंड how price is determined by the forces of demand and supply। हाँ जी, how price is determined by the forces of demand and supply। हम तो पेन यूज कर रहा है। how price is determined by the forces of demand and supply। क्या मतलब है इसका, इसमें क्या लिखोगे, पहले तो आप जो स्टार्टिंग में मैंने मीनिंग बताया, डिमांड का मीनिंग लिखोगे, सप्लाई का मीनिंग लिखोगे, मार्केट इक्विलिब्रियम का मीनिंग लिखोगे, डिमांड का डायग्राम बनाओगे, सप्लाई का डायग्राम बनाओगे, फिर इकट्ठा डायग्राम बना दोगे, दैट्स इट। इसमें एक्सेस और डेफिसिट, एक्सेस सप्लाई, एक्सेस डिमांड बताने की जरूरत नहीं है। बेटा मैंने बोला इसमें इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं बताना, एक्सेस कुछ नहीं बताना। आपने सिंपल एक डायग्राम बनाना है डिमांड का, एक डिमांड सप्लाई का, और एक दोनों का बनाना है। इसको भी एक्सप्लेन कर देना है, इसको भी एक्सप्लेन कर देना है, इन दोनों को भी एक्सप्लेन कर देना है। जब ये एक्सप्लेन कर रहे हो तो इसके साथ डिमांड का मीनिंग एक्सप्लेन कर देना है, इसके साथ सप्लाई का कर देना है, इसके साथ इक्विलिब्रियम का मीनिंग एक्सप्लेन कर देना है। 2 पेज का आराम से आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये जो एक्सप्लेनेशन है ना डिमांड सप्लाई की, ये इस चैप्टर में नहीं दी हुई, वो कहाँ दी हुई है, वो पिछले चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ सप्लाई में दी हुई है। अब मैं आपको दोबारा वही सेम चीज़ लिखवाऊंगा, उसका फ़ायदा तो नहीं ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको डिमांड और सप्लाई को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो, ठीक है।
चलो आगे आ जाए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत आता है इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। अगर हम डिमांड को चेंज करते हैं, ज़्यादा करते हैं, कम करते हैं, ठीक है ना, देयर आर डिफरेंट केसेस, कुछ केसेस बनाने की कोशिश की गई है। अगर डिमांड बढ़ जाए, डिमांड कम हो जाए, अगर सप्लाई बढ़ जाए, सप्लाई कम हो जाए, दोनों में चेंज आ जाए कि दोनों डिमांड और सप्लाई बढ़ जाए, दोनों डिमांड और सप्लाई कम हो जाए, एक बढ़ जाए एक का कम हो जाए। एक एग्जांपल करते हैं। देखो देखो यहाँ पे आपके पास डायग्राम है डिमांड का और सप्लाई का, ठीक है। अब मैं कहता हूँ डिमांड बढ़ गई, क्या बढ़ गई, लेट्स से डिमांड इंक्रीजेस। व्हाट इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस। डिमांड इंक्रीज होने पे दिस वाज द ओरिजिनल पॉइंट ऑफ ई। अब जब डिमांड इंक्रीज होगी तो आपका कर्व डिमांड का, दिस इज डी, दिस इज एस, आपका एक डिमांड कर्व आगे को बनेगा। पैरेलल बनाना स्किल से, ठीक है। तो आपका पहले इक्विलिब्रियम यहाँ पे था, अब इक्विलिब्रियम ई डैश पे चला जाएगा। आप भी कर सकते हो, पेंसिल और पेन से दो लाइंस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, या ऐसे कर सकते हो कि इसको ऐसे डॉटेड बना सकते हो, और इसको नाम फिर D1 दोगे। क्या दोगे, D1। इसको क्या कहेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। क्या कहेंगे इसको, इंक्रीज इन डिमांड। तो पहले आपका यहाँ पे इक्विलिब्रियम था इस क्वांटिटी Q पे, अब आपका इक्विलिब्रियम कौन सी क्वांटिटी पे चला गया, Q1 पे। यानी कि सेम सप्लाई होते हुए अगर डिमांड बढ़ जाए, एक दुकानदार के पास 10 चीज़ें पड़ी हैं, खरीदने वाले ज़्यादा हो गए, तो वो क्या करेगा, चीज़ को महंगी बेचेगा। वो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हुई कि एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन हुई, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हुई, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आपका यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीज इन डिमांड के केस में ये डायग्राम बनाइए, सबने एक बनाएंगे ना ये डायग्राम। ये देखो ये यहाँ फिट होगी, ठीक है। इट लीड्स टू राइटवर्ड शिफ्ट। ये डायग्राम हमारा कहाँ पे शिफ्ट हुआ, इक्विलिब्रियम इधर से इधर, तो ये राइट साइड पे शिफ्ट हुआ। ये हमारा इंक्रीज इन डिमांड का सिनेरियो हो गया। इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, इक्विलिब्रियम प्राइसेस राइजेस फ्रॉम, मैंने यहाँ पे क्यू लिया, इसको पी कर लो, प्राइसेस ओपी से कहाँ चले जाएंगे, P1 पे, एंड क्वांटिटी कहाँ जाएगी, Q से Q1 पे, ठीक है। प्राइजेस राइजेस फ्रॉम, इधर से प्राइस कहाँ चले गए, अगर ये 5 रुपये था तो ये 6 होगा, ज़्यादा ही होगा उससे, ठीक है। एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1। ऐसे आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है। आल्सो इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट फ्रॉम E टू E डैश। बन गया सबका डायग्राम, कोई कंफ्यूजन किसी को, क्लियर है। चलो अब सिमिलरली उस पर आ जाते हैं। ये था इंक्रीज इन डिमांड, नेक्स्ट आ जाओ डिक्रीज इन डिमांड पे। किस पे आ जाओ, डिक्रीज इन डिमांड। अब डिक्रीज इन डिमांड में क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम देखने में सेम होगा, ठीक है, कि दो लाइंस बनी हैं, बट एरो का मूवमेंट चेंज हो जाएगा। वहाँ पे क्या लिखा था, कौन सी मूवमेंट थी इंक्रीज इन डिमांड में, यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, लेफ्टवर्ड्स मूवमेंट। और ये सब बच्चे बेटा ध्यान रखो, पहले आप लोग ना ये लाइंस बनाया करो, दिस इज डिमांड, दिस इज सप्लाई। अब हमने डिमांड कम करनी है कि ज़्यादा करनी है, तो अगर डिमांड का चैप्टर आता होगा तो ये भी इजी है, तो डिमांड को पीछे को कम करेंगे। पहले इक्विलिब्रियम कहाँ पे था, ई पे, अब कहाँ चला गया, ई डैश पे। तो पहले ये प्राइस जो ये वाला इक्विलिब्रियम था, दिस वाज पी एंड दिस वाज क्यू। अब यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो इसको डॉटेड कर देते हैं। ये क्या बन गया, बैकवर्ड Q1, और यहाँ पे प्राइस ये यहाँ पे आ गया, ये क्या बन गया, P1। तो आपने इसको ये शो करना है कहाँ पे मूवमेंट हुई है, इस पर बैकवर्ड हुई है। तो देखने में आपको लगेगा डायग्राम तो सेम है, लेकिन उसमें फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, इसमें बैकवर्ड मूवमेंट हो रही है। देवा आया समझ, पक्का, कुछ पूछना पूछ लो। संचित आ गया। चलो अब आ जाते हैं थर्ड डायग्राम पे, ठीक है। चेंज इन सप्लाई, किसके ऊपर आ गए अब हम, चेंज इन सप्लाई। लिखने के लिए भी टाइम देता हूँ 10 मिनट, आप जो एक्सप्लेनेशन है उसकी लिख सकते हो फिर, ठीक है। अब सप्लाई में क्या होगा, आपका इनिशियल सप्लाई कर्व है, लेट्स से दिस इज S, इसको 1 को इग्नोर करो, दिस इज S, इसको काट देते हैं, ठीक है, S0 मान लो। तो आपका इनिशियल सप्लाई कर्व ये है, ये दिस इज ओरिजिनल इक्विलिब्रियम। सप्लाई कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट होगा। देखो बेटा सप्लाई ऐसे होती है ना,
जब वो इंक्रीज होगी तो वो आगे को मूव करेगी, जब वो डिक्रीज होगी तो वो पीछे को मूव करेगी। तो उसी डायग्राम में डिमांड एंड सप्लाई में आपने सप्लाई इंक्रीज करनी है या सप्लाई डिक्रीज करनी है। पिछले केस में हमने डिमांड को फिक्स रखा था और सॉरी सप्लाई को फिक्स रखा था, डिमांड आगे कर रहे थे और पीछे कर रहे थे। इस केस में हम किसको चेंज कर रहे हैं? सप्लाई को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, एरो बना के बताना है, ठीक है ना। एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलती से डायग्राम में 1 लिखा हुआ है, इसको 0 कर लेना। When there is an increase in supply, equilibrium price falls। पहले प्राइस कितना था? P1। ये जो प्राइस था, अब अगली बार इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे प्राइस कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है? कम ही हुआ है, क्योंकि ये अगर 0 प्राइस है, ये अगर 10 रुपये है तो ये 10 से कम ही हुआ होगा, 9 हो, 7 हो, 8 हो, जो मर्जी हो। तो सप्लाई इंक्रीज होने पे क्या होता है? प्राइस डिक्रीज होता है। डिमांड इंक्रीज होने पे क्या होता है? प्राइस इंक्रीज होता है। तो डिमांड इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीज। ये भी आप लिख सकते हो साइड पे कहीं लिखना हो तो। हाँ डॉटेड बना लो, कोई इशू नहीं है। एक डॉटेड बना लो, एक दूसरी बना लो, कोई वो ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। ऐसे अगला आ गया डिक्रीज इन सप्लाई। क्या आ गया? डिक्रीज इन सप्लाई। अब आपका इनिशियल फेज कौन सा था? ठीक है ना, ये लेबलिंग भी गलत की हुई है, ठीक है ना। इनिशियल आपका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट आएगा, तो इनिशियली दिस इज S0, ये क्या है आपका? इनिशियल सप्लाई। तो सप्लाई इक्विलिब्रियम, अब सप्लाई जब कम होगी तो पीछे को जाएगी, हाइट इसकी ऊपर जा रही है, पर ये आप देखो किस तरह से ट्रेंड हो रहा है। ये सप्लाई थी, सप्लाई पीछे को जाना मतलब इसको कहते हैं। डिमांड तो वो फिक्स ही थी, तो इक्विलिब्रियम यहाँ से उठ के ऊपर चला गया, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट फ्रॉम E टू E डैश। अब सप्लाई कम होने पे प्राइस क्या होगा? प्राइस कम हुआ कि ज़्यादा हुआ? बेटा अगर किसी चीज़ की मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड उतनी है, तो प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक। चांदी की एग्जांपल ले लो, सिल्वर की एग्जांपल लिखाओ पेपर में। सप्लाई चाइना ने कम कर दी है सिल्वर की, तो उस कारण क्या हो गया? प्राइस ज़्यादा हो गया। लेकिन सिल्वर के केस में 2 फैक्टर्स हैं, सप्लाई भी कम हो गई है और डिमांड भी ज़्यादा हो गई है। डिमांड इंक्रीज, ये लिख लो साइड पे, डिमांड इंक्रीज और सप्लाई डिक्रीज, इन दोनों से क्या होता है? प्राइस इंक्रीज होता है, ठीक है। डिमांड डिक्रीज और सप्लाई इंक्रीज से क्या होता है? प्राइस कम होता है। इन दोनों में से कौन सी अच्छी स्टेज है हमारी इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? कौन है? ऊपर वाली। प्राइस बढ़ते रहने चाहिए हमेशा लाइफ में, नीचे वाली को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए, पर हो नहीं पा रही हमसे, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स में हमेशा क्वांटिटी सेम कंज्यूम करते रहे हम, ठीक है ना। हाँ जी, नहीं समझ आ रहा? समझ आ रहा है? देखो बेटा, वो चीज़ें जो हम लोग आज लाखों में बाय कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हज़ारों में बाय कर रहे थे। वो शायद आपके बच्चे, मेरे बच्चे करोड़ों में बाय करेंगे, होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब प्राइसेस क्या हो रहे हैं? इंक्रीज होते जा रहे हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? डिमांड इंक्रीज होना। एक तो सबसे बड़ा रीज़न डिमांड इंक्रीज होने के पीछे पॉपुलेशन, मैसिव पॉपुलेशन, ठीक है ना, अनगिनत है पॉपुलेशन है जी, ठीक है ना। दूसरा रीज़न स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, वहाँ इकोनॉमिक्स आ गई। सप्लाई क्यों कम हो रही है? क्योंकि रिसोर्सेज क्या होते जाते हैं? जब डिमांड बढ़ती जाती है रिसोर्सेज स्कार्स होते जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस और बढ़ती जाएगी आने वाले टाइम में, कम नहीं होगी, क्योंकि स्कार्स रिसोर्सेज का अल्टरनेट कैसे ढूंढना जाए? अगर अल्टरनेट मिलेगा, जैसे आज से 70-80 साल पहले, 100 साल पहले कोल से बिजली बनती थी, कोयले से बनती थी, पानी से बनती थी, आज किससे बन रही है? सोलर से भी बन रही है। तो हमने अल्टरनेट्स निकाले ना सप्लाई के। गाड़ी चलती थी, क्रूड ऑयल से चलती थी, इलेक्ट्रिक से चलनी शुरू हुई है, अल्टरनेट निकालना है ना। तो जब अल्टरनेटिव निकलेंगे तो सप्लाई भी बढ़ेगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ एक जगह से नहीं आ रही, मल्टीपल जगह से आ रही है, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली यही पढ़ने वाले हो कि डिमांड इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज, सप्लाई इंक्रीज, सप्लाई डिक्रीज, साइमल्टेनियस चेंज हो जाए दोनों में, ठीक है ना। ये हो गया डिक्रीज इन सप्लाई। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक की डायग्राम बनाई थी ना सबने, इससे आगे तो नहीं ना बनाई?